चलो आज पैसे की मनोविज्ञान का चैप्टर 19 शुरू करते हैं। ऑल टुगेदर नाउ। सब साथ में अब। तेरे अपने पैसे की साइकोलॉजी में जो कुछ सीखा है, मुबारक हो, तू अब तक पढ़ रहा है। अब टाइम है सब बातें जोड़ने का। ये चैप्टर थोड़ा सा समरी टाइप है। छोटे छोटे एक्शन वाले लेसन जो तेरे पैसे के फैसले सही लेने में काम आएंगे। सी, पहले एक स्टोरी सुन। एक डेंटिस्ट वाली गड़बड़ कहानी। इससे समझ आता है कि पैसों पर एडवाइस देने में कितनी दिक्कत होती है। 1931 में क्लारेंस ह्यूजेस नाम का बंदा डेंटिस्ट के पास गया। मुंह में दर्द था जोरदार। डेंटिस्ट ने देसी टाइप की बेहोशी की दवा दी ताकि दर्द कम हो जाए। जब क्लैंस घंटों बाद उठा तो उसके मुंह से 16 दांत गायब थे और टॉन्सिल्स भी निकाल दिए गए थे। और फिर गड़बड़ शुरू हुई। सर्जरी की दिक्कतों की वजह से एक हफ्ते बाद क्लैंस की मौत हो गई। उसकी बीवी ने डेंटिस्ट पर केस ठोक दिया, पर वजह यह नहीं थी कि सर्जरी बिगड़ गई। 1931 में वैसे भी हर सर्जरी में मौत का रिस्क होता था। उसकी बीवी बोली, क्लारेंस ने तो इन ट्रीटमेंट्स के लिए हाँ ही नहीं भरी थी। अगर उससे पूछा जाता तो वो कभी मानता ही नहीं। केस कोर्ट तक गया पर कहीं नहीं पहुंचा। उस जमाने में डॉक्टर पेशेंट की कंसेंट सहमति का इतना क्लियर रूल ही नहीं था। कोर्ट ने कहा डॉक्टर को आजादी देनी पड़ेगी ताकि वो सबसे अच्छे मेडिकल डिसीजन ले सके, वरना साइंस की प्रोग्रेस ही नहीं होगी। पुराने टाइम की डॉक्टर वाली सोच। ज्यादातर हिस्ट्री में डॉक्टर का काम था बस मरीज को ठीक करना। मरीज को डॉक्टर के प्लान्स के बारे में कैसा लगता है ये तो जरूरी ही नहीं समझा जाता था। डॉक्टर जे कैट्स ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में लिखा, डॉक्टर सोचते थे कि उनका फर्ज है मरीज की बॉडी और इमोशंस की जरूरतें पूरी करना, वो भी अपने दम पर। पेशेंट से डिसीजन शेयर करना कभी मेडिकल एथिक्स का हिस्सा माना ही नहीं गया। ये घमंड या बुराई नहीं थी, बस दो मान्यताएं थीं। एक, हर पेशेंट चाहता है कि वो ठीक हो जाए। दो, हर बीमारी का एक सही इलाज होता है। अगर ये दोनों बातें मान लें तो पेशेंट की कंसेंट जरूरी लगती ही नहीं। मा- पर असली सीन ऐसा नहीं है। पिछले 50 सालों में मेडिकल कॉलेज ने फोकस शिफ्ट किया। अब सिर्फ बीमारी नहीं, मरीज को ट्रीट करना है। मतलब ऑप्शन बताओ और पेशेंट खुद डिसाइड करे आगे का रास्ता। ये ट्रेंड दो चीजों से आया। पेशेंट प्रोटेक्शन के नए कानून, कट्स की किताब जिसने बोला कि हर इंसान की सोच अलग होती है, कि कौन सा इलाज वर्थ है और कौन सा नहीं। तो पेशेंट की मान्यताओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कट्स ने लिखा, ये बेवकूफ़ी है सोचना कि डॉक्टर अपनी नीयत और ज्ञान से हमेशा सही डिसीजन ले लेंगे। मामला इतना आसान नहीं। मेडिसिन खुद ही कॉम्प्लेक्स है और डॉक्टर पेशेंट की रिलेशन भी। ये आखिरी लाइन खास है। मेडिसिन कॉम्प्लेक्स है और डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते भी कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, अब पैसे वाली लाइफ पे आ जा। तू जानता है कौन सा प्रोफेशन वैसा ही है? फाइनेंशियल एडवाइस। मैं तुझे नहीं बता सकता कि तेरे पैसों का क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं तू क्या चाहता है, कब चाहता है और क्यों चाहता है। तो मैं तुझे पैसे का फॉर्मूला नहीं दूंगा। मैं तुझे क्लैंस ह्यूजेस वाले डेंटिस्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात है, डॉक्टर और डेंटिस्ट बेकार तो नहीं होते ना। उनके पास नॉलेज है, उन्हें ऑड्स पता है, उन्हें पता है कौन सा इलाज ज्यादातर काम करता है। भले ही हर पेशेंट की चॉइस अलग हो, वैसे ही फाइनेंशियल एडवाइजर, पैसों की कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स होती हैं, लेकिन हर इंसान उन ट्रुथ्स को अपने अपने हिसाब से अप्लाई करता है। तो इसी बैकग्राउंड के साथ चल दे कुछ छोटे छोटे रिकमेंडेशंस जो तुझे अपने पैसों के साथ बेहतर डिसीजन लेने में मदद करेंगे। ध्यान रख कुछ बातें। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो नम्र रहना सीख, और जब चीज़ें गलत हो जाएं तो माफ़ी और दया रखना सीख। क्योंकि लाइफ कभी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी दिखती है, और ना ही उतनी बुरी जितनी लगती है। दुनिया बड़ी है और कॉम्प्लेक्स है। लक और रिस्क दोनों असली हैं और पहचानना मुश्किल है। तो जब खुद को या दूसरों को जज करे, इन दोनों का रोल समझ। अगर तू लक और रिस्क की ताकत को मान लेगा तो तेरा ध्यान उन्हीं चीज़ों पर रहेगा जो तेरे कंट्रोल में है, और सही रोल मॉडल्स चुनने का भी चांस पड़ जाएगा।
कम ईगो, ज्यादा वेल्थ। पैसे बचाना असल में तेरे ईगो और इनकम का गैप है। और असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। मतलब आज क्या खरीद सकता था उसे दबा दे, ताकि कल और ऑप्शंस और आज़ादी हो। कितना भी कमा ले, अगर आज ही पैसे उड़ाने पर काबू नहीं किया तो अमीर कभी नहीं बनेगा। अ, अपना पैसा ऐसे मैनेज कर कि रात को चैन की नींद आए। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हाई रिटर्न कमाया। अपनी इनकम का फिक्स परसेंट बचा। कुछ लोगों को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक वो सबसे हाई रिटर्न ना कमा लें, और कुछ लोगों को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट ना कर लें। हर किसी का अलग है। पर सवाल, क्या इससे मुझे नींद आएगी? ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सल गाइड है पैसे के हर डिसीजन में। इन्वेस्टर के तौर पर बेहतर होना है तो सबसे ताकतवर चीज है अपना टाइम होराइजन बड़ा। टाइम इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा हथियार है। छोटी चीजों को बड़ा बनाता है, बड़ी गलतियों को फीका कर देता है। लक और रिस्क को ये खत्म नहीं करता, पर रिजल्ट्स को ज्यादा फेयर बना देता है। मान ले कि बहुत सारी चीजें गलत होंगी, तू आधा टाइम भी गलत हो सकता है, फिर भी अमीर बन सकता है। क्योंकि असल रिजल्ट्स हमेशा कुछ ही बड़े डिसीजन से आते हैं। तेरा पैसा कहीं भी लगा हो, तुझे कंफर्टेबल होना चाहिए कि बहुत सी चीजें काम नहीं करेंगी। ये दुनिया का असली नियम है। तो अपना रिजल्ट पूरे पोर्टफोलियो से जज कर, ना कि हर छोटी इन्वेस्टमेंट से। थोड़ी सी खराब इन्वेस्टमेंट और कुछ ढांसू इन्वेस्टमेंट होना नॉर्मल है, और अक्सर यही सबसे बेस्ट सीन होता है। अगर हर इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेगा तो विनर्स ज्यादा चमकदार लगेंगे जितने थे, और लूजर्स ज्यादा शर्मनाक जितने होने चाहिए। पैसे का सबसे बड़ा काम है वो तेरे टाइम पे कंट्रोल देना। क्योंकि टाइम पर कंट्रोल ना होना खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब, जहां, जिसके साथ, जितने टाइम तक चाहे वो करने की आजादी फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा डिविडेंड है। थोड़ा और अच्छा इंसान बन, कम दिखावा कर। तेरी चीजों से कोई उतना इम्प्रेस नहीं होता जितना तू खुद होता है। तुझे लग सकता है कि फैंसी कार या महंगी घड़ी चाहिए, पर सच में तुझे चाहिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन। और ये चीजें ज्यादा मिलती हैं काइंडनेस और ह्यूमिलिटी से, ना कि हॉर्स पावर और शाइनी मेटल से। सेव कर, बस सेव कर। सेव करने के लिए हमेशा कोई खास वजह नहीं चाहिए। गाड़ी, घर का डाउन पेमेंट या मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेव करना बढ़िया है, पर ऐसी चीजों के लिए सेव करना जो आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा कारण है सेव करने का। हर इंसान की लाइफ सरप्राइज से भरी होती है। वो सेविंग जो किसी खास चीज के लिए नहीं है, लाइफ के वर्स्ट मोमेंट्स में तेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सक्सेस की कीमत तय कर और उसे चुकाने के लिए तैयार रह, क्योंकि फ्री में कुछ भी कीमती नहीं मिलता। और याद रख, तुझे कब कम बोलना पर कम। फाइनेंस की दुनिया में ज्यादातर कॉस्ट्स पर प्राइस टैग नहीं लगा होता। अनसर्टेनिटी, डाउट और रिग्रेट, ये सब सामान्य खर्च हैं। कई बार ये पे करने लायक होते हैं, पर इन्हें फीस, कीमत समझ, ना कि फाइन्स सजा। रूम फॉर एरर को पूजा की तरह मान। मतलब फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, और तुझे क्या क्या होना जरूरी है, उनके बीच का गैप। ये गैप ही तुझे स्टैमिना देता है, और यही स्टैमिना है जो कंपाउंडिंग को जादू बना देता है। रूम फॉर एरर अक्सर कंजर्वेटिव हेज जैसा लगता है, पर अगर ये तुझे गेम में बनाए रखे तो इसकी कीमत कई गुना वसूल हो जाती है। एक्सट्रीम डिसीजन से बच। हर इंसान के गोल्स और चाहतें टाइम के साथ बदलती हैं। जितने एक्सट्रीम तेरे पुराने डिसीजन होंगे, उतना ज्यादा तू बदलते टाइम में पछताएगा। रिस्क को पसंद कर, क्योंकि ये टाइम के साथ पे करता है। पर रूइन वाले रिस्क से डर, क्योंकि वो तुझे आगे वाले सारे रिस्क लेने से रोक देगा जो टाइम के साथ पे करते। अपना गेम डिफाइन कर, और ध्यान रख कि तेरे एक्शन उन लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो जो कोई और गेम खेल रहे हैं। रिस्पेक्ट द मैस। स्मार्ट और नॉलेज वाले लोग भी फाइनेंस में डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि सबके गोल्स और ख्वाहिशें अलग अलग हैं। कोई एक सही जवाब नहीं है। सही वही है जो तेरे लिए काम करता है। हम्म, अब मैं तुझे बताता हूँ।
मेरे लिए क्या काम करता है। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।